हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। हम उन सभी टॉपिक, जिन पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी तरह के एग्ज़ाम जैसे कि एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी और मिडेवल हिस्ट्री में भी जो मराठा प्रशासन और जो छत्रपति शिवाजी का जो प्रशासन है, उनसे संबंधित और अष्टप्रधान से संबंधित राजस्व व्यवस्था, जिसमें आपको चौथ और सरदेशमुखी, इन सभी के बारे में, और सैन्य प्रशासन, बरगीर, पगा, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है, तो आज को वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना है। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, आई होप आज के वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए कितना क्या सफिशेंट रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंटेंट इसमें डाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल बने रहें वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलते हैं हमारी स्लाइड पर, जहां इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों शिवाजी के प्रशासन की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिवाजी के प्रशासन में भी जो अष्टप्रधान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी बात करेंगे, सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे, राजस्व व्यवस्था में स्पेशली चोर और सरदेशमुखी के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें दोस्तों, कि सभी तरह के जितने भी हमने प्रशासन की बात की है, जैसे कि मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, यहाँ तक कि जो मुगल प्रशासन, सभी जितने भी जो भी राजस्व व्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी, उन सभी में जो केंद्रीय प्रशासन होता है उसका प्रमुख सम्राट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, इस प्रशासन में भी बिना सोचे समझे आप समझ सकते हो कि जब केंद्रीय प्रशासन की अगर बात की जाएगी तो उसमें सबसे जो सुप्रीम पावर होगी, जो सबसे उच्च लेवल की, जो सबसे हाई पावर होगी, वो सम्राट के अंदर निहित होगी। तो इसी तरीके से यहाँ भी अब सम्राट तो नहीं था, यहाँ पे छत्रपति था। तो यहाँ पे जो पूरी सुप्रीम पावर थी, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जो लास्ट स्टेज की जो पावर होती है, वो छत्रपति के अंदर निहित होती है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो शिवाजी का जो प्रशासनिक मॉडल था, इसके ऊपर पहले देखते हैं। शिवाजी का जो प्रशासनिक मॉडल था वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और शुक्राचार्य की जो प्रशासनिक नीतियाँ जो बताई गई है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से संबंधित क्या है दोस्तों, क्योंकि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें जो जो नीतियाँ बताई गई थी, वो सारी चीज़ें हमने मौर्य प्रशासन के अंदर देखी थी। तो जिस तरीके से मौर्य प्रशासन में इन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया था, जो जो बातें बताई गई थी, उन सारी बातों में से, मतलब पूरी पूरी बातों तो नहीं, मगर कुछ हद तक की जो बातें, जैसे कि नगर प्रशासन वगैरह जो है, आपको मराठा प्रशासन में जो कौटिल्य द्वारा बताया गया है उस टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रशासन के जो सीट्स की बात करें, तो प्रशासन के जो टॉप लेवल पे जो था, जो सीट्स पे जो था, जैसे कि ये प्रशासन है, तो ये प्रशासन पे नीचे नीचे के अधिकारी, मर्ज जो यहाँ टॉप पे बैठा हुआ है, ये टॉप पे यहाँ पे छत्रपति बैठा हुआ है। तो यहीं पे देख लेते हैं कि प्रशासन के सीट्स पर छत्रपति था, ये सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था। तो मतलब सभी शक्ति का मतलब दोस्तों, जो भी तरीके की जितनी भी जो भी पावर होती है, उन सभी पावर का जो मेन हेड होगा, जो मेन केंद्र होगा, वो छत्रपति होगा। तो छत्रपति कौन? छत्रपति शिवाजी जो है मेन केंद्र में बैठे हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं, छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान थे। तो ये छत्रपति है, ये छत्रपति के आसपास ये अष्टप्रधान है। तो दोस्तों, ये अष्टप्रधान जो है, ये मंत्री परिषद की तरह तो मतलब कार्य तो करते थे, मगर एक्चुअल में मंत्री नहीं थे।
ये मंत्री नहीं थे तो कौन थे दोस्तों? ये एक सचिव की तरह कार्य करते थे। तो सचिव हमने देखा है, जैसे कि वर्तमान में देखते हैं कि मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के मंत्री भी होते हैं और मुख्यमंत्री के सचिव भी होते हैं। मगर मुख्यमंत्री के जो मंत्री होते हैं वो अलग होते हैं, वो अपने स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, अपने डिसीजन स्वतंत्र ले सकते थे। मगर जो सचिव होते थे वो जो मिनिस्टर होता है, जिसके भी जो भी सचिव होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री का कोई सचिव है या कोई मिनिस्टर का सचिव है, तो उसे उसके अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो अष्टप्रधान में जो 8 मंत्रियाँ थे, ये सारे सचिव की तरह कार्य करते थे, ये मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों वाली मंत्री परिषद नहीं थी। मतलब ये काम तो उसी तरीके से करते थे, मगर ये मंत्री परिषद नहीं थी। मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री जो होता है, जैसे कि हमने देखा अभी वर्तमान में कोई गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो गृह मंत्री अपने अपने लेवल पर, अपने अधिकार क्षेत्र में अपने तरीके से कर सकता है। कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य मंत्री अपने तरीके से कार्य करता है, कोई रेल मंत्री है तो रेल मंत्री अपने तरीके से कार्य करता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मगर यहाँ पे जो था दोस्तों, सचिव जो होता है, वो सचिव उस मंत्री के हैंड ओवर में, या जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो सीएम होता है उसके है, मतलब उसके अधीन रहकर कार्य करता है और उसी के लिए वो जिम्मेदार रहता है। तो यहाँ पे भी ये सचिव की तरह कार्य करते थे। मतलब ये शिवाजी जो है मेन पीएम है और ये सारे सचिव है, इस तरीके से आप समझ लेना। अष्टप्रधान के 8 मंत्री वाली मंत्रिपरिषद नहीं थी, ये सचिव की तरह कार्य करते थे और ये सारे जो जिम्मेदार थे, जो सबकी जो जवाबदेही थी, ये शिवाजी के प्रति थी। मतलब ये सारे जितने भी जो भी कार्य कर रहे हैं, इन सारे कार्यों का फीडबैक जो देना है, फीडबैक जाकर शिवाजी को देते थे। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक मतलब कि अगर जैसे कि ये यहाँ पे किसी का बाप यहाँ पे ये अष्टप्रधान का सदस्य है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों को मिल जाएगा, फिर उसके पुत्रों को मिल जाएगा, इस तरीके से अनुवांशिक होता है। मगर यहाँ पे ये मंत्री, ये जो अष्टप्रधान का जो मंत्री जो सदस्य थे, ये कोई भी अनुवांशिक नहीं था। मतलब इनको हटाया जा सकता था, इनकी जगह पर दूसरों को रखा जा सकता था और इनकी मृत्यु के बाद ज़रूरी नहीं उनके ही पुत्रों को रखा जाए, दूसरों को भी रखा जा सकता था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। और वुलजले हेग ने क्या कहा है दोस्तों, उनके अनुसार 8 मंत्रियों की संस्था का गठन बहमानी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। तो मतलब जो सबसे पहले जो 8 मंत्रियों की जो मंत्रिपरिषद का जो गठन जो अष्टप्रधान से संबंधित, मतलब हमको जो अष्टप्रधान में जो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इसी टाइप की मंत्रिपरिषद का गठन जो बहमानी सुल्तान था मोहम्मद शाह प्रथम, उसके द्वारा देखने को मिल जाता है। तो मोहम्मद शाह प्रथम कौन है दोस्तों? जो हम देखते हैं हसन गंगू का जो पुत्र होता है, जो सेकंड जो बेमानी सुल्तान बनता है, वो मोहम्मद शाह प्रथम होता है। तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों इस स्लाइड के अंदर, शिवाजी का जो प्रशासनिक मॉडल है, अर्थशास्त्र के कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और शुक्राचार्य दोनों के ऊपर निर्धारित है, मतलब दोनों के ऊपर आधारित है। और प्रशासन के जो शीर्ष पे छात्रपति होते हैं, इनकी सेवा, मतलब इनकी सहायता करने के लिए एक अष्टप्रधान होता है। अष्टप्रधान मतलब मंत्रिमंडल की तरह कार्य करता है, जो सचिव की तरह होते हैं। और अष्टप्रधान का जो कोई भी मंत्री होता है वो अनुवांशिक नहीं होता है। वुलजले हेग ने मोहम्मद शाह प्रथम के समय की जो अष्टप्रधान या आठ मंत्री परिषद वाली का उल्लेख किया है। अब इसके बाद हम अष्टप्रधान की बात कर लेते हैं दोस्तों। अष्टप्रधान में कौन कौन को शामिल किया जाता था, हमने अभी यहाँ पे शासक की तो बात कर ही ली है केंद्र प्रशासन में। अब इसके नीचे जो मेन पावर है वो अष्टप्रधान है। अब अष्टप्रधान की बात कर लेते हैं। 8 मंत्रियों की जो सभा थी, अगर हम अष्टप्रधान की बात करें दोस्तों, तो अष्टप्रधान में जो सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर तो दोस्तों आपका सम्राट था। अब सम्राट से जो नीचे, जैसे कि ये सम्राट बैठा है, अब सम्राट के नीचे आपका जो है पेशवा आएगा। तो पेशवा जो रहता है दोस्तों उपराजा रहता है। मतलब सम्राट की अनुपस्थिति में जितने भी जो भी कार्य करना है वो सारे पेशवा के अधीन होते थे। मतलब पेशवा के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर थी कि सम्राट के बाद अगर सम्राट जैसे कार्य कर सकता था तो वो पेशवा कर सकता था। देखते हैं हम दोस्तों कि शिवाजी के पश्चात जब संभाजी वगैरह और साहू वगैरह, ये जो शासक, साहू तो नहीं, साहू के समय देखते हैं कि पेशवाओं की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर बालाजी बाजीराव आते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन सम्राट के ये जो छत्रपति हैं, इनको हटाकर फिर जो है पेशवा उसके शक्तिशाली बन जाते हैं सबसे ज़्यादा। संगोला की संधि में हमको ये देखने को मिलता है, जो 1750 में जो ये संधि होती है संगोला की, उस संधि के पश्चात बालाजी बाजीराव जो है
पेशवा प्रमुख बन जाते हैं, मतलब छत्रपति को बस नाम मात्र का शासक बना दिया जाता है। तो ये पेशवा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरुआत हो जाता है। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री हो सकता था और उपराजा होता था, मतलब राजा के बाद जो अगर कोई पावर थी तो वो प्रधानमंत्री, उपराजा या पेशवा की होती थी। और पेशवा की अगर बात करें दोस्तों तो भेवानी सुल्तान जो है इनके यहाँ एक उपाधि मिलती थी, उस उपाधि का नाम भी पेशवा था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेशवा नामक उपाधि किस सल्तनत के या कौन से शासक का उपाधि धारण करते थे, तो भेमानी सुल्तान जो होते थे वो पेशवा की उपाधि धारण करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब पेशवा की बात कर ले तो पेशवा प्रधानमंत्री या उपराजा होता था। तो उपराजा कौन होता है दोस्तों, जो जैसे कि डिप्टी सीएम, एक सीएम होता है, एक डिप्टी सीएम होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक डिप्टी प्रधानमंत्री होता है। इस तरीके से दोस्तों जो पावर होती है, मेन पावर छत्रपति की, उसके बाद जो सेकंड पावर है वो उपराजा की होती है। इसका कार्यालय जो है दोस्तों हुजूर दफ्तर कहलाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये जो मराठा प्रशासन है इसमें हुजूर दफ्तर का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हुजूर दफ्तर जो है पेशवा का कार्यालय है, ना कि छत्रपति का कार्यालय है। यहाँ से आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होना है। और अगर शिवाजी के पेशवा की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में शिवाजी के जो प्रमुख नियुक्तियाँ थी, प्रमुख जो अधिकारी थे, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने उन अधिकारियों को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो शिवाजी के जो पेशवा थे दोस्तों ये मोरोपंत पिंगले थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनके बारे में तो मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, सभी तरह के जितने भी जो भी कार्य होते थे उन सभी कार्यों में ये मोरोपंत पिंगले जो है इन्वॉल्व रहते थे। तो पेशवा कौन था दोस्तों, प्रधानमंत्री उपराजा था, इसका कार्यालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। और शिवाजी का जो पेशवा थे मोरोपंत पिंगले थे। इसके बाद दोस्तों दूसरा अधिकारी आता है मजूमदार या अमात्य। तो मजूमदार और अमात्य कौन होता है दोस्तों, ये वित्त मंत्री। तो वित्त से संबंधित जितने भी जो भी कार्य होते थे ये अमात्य या मजूमदार के द्वारा किए जाते थे। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो वित्त मंत्री कौन था, अमात्य था। तो अमात्य और वित्त मंत्री आपको इस तरीके से रिलेट कर लेना है। और शिवाजी का जो अमात्य था, शिवाजी का जो मजूमदार था दोस्तों, ये नीरो नीलकंठ तथा रामचंद्र नीलकंठ। मतलब अब जब पैसे वैसे की बात चल रही है दोस्तों तो पैसा का आप सभी को पता होना चाहिए। पैसे की जो व्यवस्था, पैसे का जो विभाग होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा विभाग होता है। तो उसको संभालने के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ी है शिवाजी प्रशासन में। तो इस तरीके से आप याद रख लेना कि पैसे की जो चीज़ होती है, मतलब पैसा वाला जो विभाग होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको एक इंसान तो संभाल नहीं सकता। तो उसके लिए शिवाजी ने क्या किया, दो लोगों को नियुक्त किया। तो दो लोग कौन है दोस्तों, नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ। तो ये नीलकंठ याद रख लेना, क्योंकि रामचंद्र पंत भी आपको देखने को मिलेंगे। ये रामचंद्र पंत यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो रामचंद्र पंत है और रामचंद्र नीलकंठ जो है दोस्तों, नीलकंठ ये पेशवा वाले जो विभाग है उसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद दोस्तों सुरनवीस की बात आती है। तो सुरनवीस और सचिव ये दोनों एक ही थे, मतलब या तो सुरनवीस बोल दो इनको या सचिव बोल दो। तो ये कौन होता है दोस्तों, शाही पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार थे। मतलब ये शासक है। अब ये शासक किसी दूसरे के यहाँ पत्र पहुँचाएगा या संधि प्रस्ताव पहुँचाएगा या यहाँ पे आक्रमण करने के लिए कोई सी चीज़ पहुँचाएगा, तो वो जो पत्र पहुँचाया जाएगा उसके लिए शाही पत्र सुरनवीस के अधिकारी को पहुँचाया जाता है या सचिव जो होता है उसको पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके का जो शाही पत्र व्यवहार होता है, या किसी को निमंत्रण पहुँचाना है या किसी को संधि प्रस्ताव पहुँचाना है या किसी को युद्ध करने के लिए यहाँ पे लेटर पहुंचाना है, इस तरीके के, या किसी को नियुक्ति करना है, तो इस तरीके के, या कोई प्रजा के लिए कोई सा आदेश देना है, तो वो सारे जो भी चीज़ें होती है ये शाही पत्र व्यवहार के अंतर्गत आती थी। तो ये कौन पहुंचाया दोस्तों, सुरनवीस या सचिव। और शिवाजी ने इसके ऊपर किसको नियुक्त किया था दोस्तों, अन्नाजी दत्तोपंत को यहाँ पे नियुक्त किया था। और दोस्तों अन्नाजी दत्तोपंत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्नाजी दत्तोपंत के द्वारा ही शिवाजी जो है भूमि का सर्वेक्षण करवाएंगे और इनको मराठा टोडरमल की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो भूमि का सर्वेक्षण भी यही करवाते हैं अन्नाजी दत्तो, और शाही पत्र व्यवहार का कार्य भी यही करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दबीर की बात कर लेते हैं, दबीर या सुमंत। तो दबीर या सुमंत जो होता है दोस्तों ये विदेश मंत्री होते हैं। और विदेश मंत्री तो ये तो आपको बिल्कुल हज़ार बार क्वेश्चन, मतलब ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। एनटीए यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी जितने भी जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे दबीर और सुमंत वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो दबीर से आपको याद रख लेना ये विदेश मंत्री है, या सुमंत भी अगर बोले आपको तो ये सुमंत का मतलब भी विदेश मंत्री होता है। और शिवाजी ने इसके ऊपर किसको नियुक्त किया था दोस्तों, रामचंद्र पंत को नियुक्त किया था। हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों वित्त विभाग का जो अधिकारी था वो रामचंद्र नीलकंठ था, और दबीर और सुमंत में आपका रामचंद्र पंत है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। पंत से आपका पंख, जब इंसान को पंख लग जाते हैं तो उड़ जाता है, और उड़ के कहाँ जाता है, विदेश जाता है।
और नीलकंठ जो है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, ये वित्त विभाग से रिलेटेड है। तो रामचंद्र पंत या रामचंद्र पंख, तो पंख लग गए तो उड़ के कहाँ जाएगा दोस्तों, विदेश जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। और यहाँ पे पंत भी है और यहाँ मंत भी है, तो सुमंत मंत पंथ, इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है दोस्तों, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे पेशवा देख लिया, पेशवा जो प्रधानमंत्री उपराजा होता है, मजूमदार देखा जो वित्त मंत्री होता है, सुरनवीस देखा जो हमारा शाही पत्र व्यवहार होता है, और दबीर देखा जो विदेश मंत्री होता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे सर नौबत की बात कर लेते हैं। सर ए नौबत, सर ए नौबत जो होता है दोस्तों, ये सेनापति होता है, मतलब इसकी नौबत है जो लड़ाई झगड़े होती है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। सर ए नौबत मतलब जो लड़ाई झगड़े का जो कार्य होता है, मतलब युद्ध वगैरह जो लड़ना है, वो सेनापति का कार्य होता था। और इस पद पर हम्बीर राव मोहिते को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेनापति का जो पद होता था, सेना मतलब अष्टप्रधान में जितने भी जो भी 8 मंत्री होते हैं, 8 जो सदस्य होते हैं, इन 8 सदस्यों में से एकमात्र पद ये होता है जिसके अंदर आपको ब्राह्मण नियुक्त नहीं किया जाता। क्योंकि सेना वगैरह पर अगर लड़ने वड़ने के लिए जो कार्य किया जाता है, अब ब्राह्मण तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो जो है शास्त्र का पंडित होता है, शस्त्र नहीं उठा सकता है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। तो शस्त्र कौन उठाया दोस्तों, के क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो उठाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक हमने शासक के बारे में पढ़ा था दोस्तों, हम्बीर देव चौहान, हम्बीर देव चौहान आपने पढ़ा होगा। तो हम्बीर देव चौहान जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक होते हैं और राजपूत शासक होते हैं, और वो भी सेना का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है दोस्तों। हम्बीर राव मोहिते, तो वहाँ पे हमने हम्बीर राव चौहान पढ़ा था, और यहाँ पे आपको हम्बीर राव मोहिते पढ़ना है। तो बस आपको इस तरीके से रिलेट करना है। तो हम्बीर राव मोहिते जो है ये सबसे डिफरेंट थे, ये सेना का कार्य करते थे, और ये क्षत्रिय होते थे, ये ब्राह्मण नहीं होते थे। तो यहाँ आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद वकिया नवीस या मंत्री, तो वकिया नवीस और मंत्री का हमने सभी तरह के प्रशासन में देखा, दिल्ली प्रशासन में भी देखते हैं, और जो अपना मुगल प्रशासन होता है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो दरबारी कार्यवाही होती है, उन सभी का लेखा जोखा रखना, उन सभी की व्यवस्था करना, वो सारे कार्य जो है वकिया नवीस के होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे राजा के प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती है और जो दरबारी घटनाएं होती हैं उनका सभी का विवरण लिखता है ये। और ये गुप्तचरों का भी प्रधान होता है दोस्तों। गुप्तचर कौन होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो समाज में मतलब प्रजा में रहकर, सेना में रहकर सभी तरह की जो जानकारियाँ सम्राट को लाकर देते थे, जो छत्रपति को लाकर देते थे, उन सभी को जो प्रधान होता है दोस्तों, ये वकिया नवीस होता है। वकिया नवीस का मतलब वाकिया के बारे में जो जानकारी, जो भी वाकिया घटता है, जो भी घटनाएं घटती है, उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी। तो वाकिया को यही कहा जाता है दोस्तों, उर्दू और फारसी में घटना को वाकिया कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, सभी गतिविधि, सभी घटनाओं की जो जानकारी कौन रखता है, वाकिया रखता है, वाकिया नवीस। और इस पे किसको नियुक्त किया था दोस्तों, वाकिया नवीस। और ये जो था दरबारी घटनाओं पे, तो दत्ताजी त्रियंबक। तो दत्ताजी त्रियंबक के ऊपर त्रियंबक का मतलब दोस्तों आप 3 से याद रख लेना है। तो इनके ऊपर 3 जिम्मेदारियां थी। एक तो राजा के प्रतिदिन की जितनी भी जो भी गतिविधियां हो रही है, राजा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे बात कर रहा है, इसकी जानकारी रखता था। दूसरा दोस्तों दरबारी घटनाओं की जानकारी रखता था। तीसरा इसकी जिम्मेदारी थी दोस्तों गुप्तचरों की, इसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी, मतलब गुप्तचरों का ये प्रमुख था। तो त्रियंबक से आपको याद रखना है, इसके ऊपर 3 जिम्मेदारियां थी। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लेना, बस रिलेट कर लोगे आप तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जब पूरे मैच करने में दे दिए जाएंगे, एक तरफ अधिकारी एक तरफ ये विभाग, तो बस थोड़ा बहुत भी अगर आपने अगर रिलेट कर लिया, थोड़ा बहुत भी कीवर्ड पकड़ लिया, तो अगर 1-2 का भी अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया, तो पूरे क्वेश्चन सोल्व होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। खास करके मैच करने वाले क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा तो NTA UGC नेट में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक से ही आपका मैच हो जाता है। बट 99% दोस्तों 2 पे मिलाने के बाद तो आपका 100% चांस हो जाता है कि मैच हो जाएगा। 2 अगर आपने मिला दिए तो 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पंडित राव की बात कर लेते हैं। पंडित राव जो होता है एक दान अध्यक्ष भी होता है और पंडित राव भी होता है, मतलब दोनों एक ही पोस्ट होती है। तो दान अध्यक्ष मतलब धार्मिक कार्य के लिए या मंदिर वगैरह और शिक्षण संस्थाओं के लिए जो दान वगैरह दिया जाता था, वो पंडित राव के माध्यम से दिया जाता था। अब इस पर किसको नियुक्त किया था दोस्तों, जो पंडित जी होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। तो रघुनाथ राव पंडित। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे, पंडित से पंडित आपका काट दोगे। तो ये बिल्कुल ईजी है। न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो न्यायाधीश जो है नीराजी राव जी। तो नीराजी राव जी जो है ये न्यायाधीश थे। तो ये बिल्कुल निराले थे दोस्तों। सभी जितने भी हमने अधिकारी पढ़े उन सभी अधिकारियों के नाम और नीराजी राव जी के नाम बिल्कुल डिफरेंट है। तो न्यायाधीश जो पोस्ट होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो अधिकारी बिठाया गया है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सरे नौबत की बात की थी, जिसमें सेनापति होता है हम्बीर राव मोहिते, इनको बिठाया गया।
वाक़या नवीस जो वाक़या वगैरह जो घटनाएं होती हैं उनमें 3 घटनाओं के बारे में जानकारी, राजा के प्रति इनकी गतिविधियों की जानकारी, घटनाओं की जानकारी दरबार की और गुप्तचरों की। तो यहाँ पे दत्ता जी त्रियंबक को, मतलब 3 जिम्मेदारियाँ इनके पास थी, तो त्रियंबक को बिठाया। पंडित राव पे पंडित जी को बिठाया, रघुनाथ राव पंडित को, न्यायाधीश के लिए नीराजी राव जी को बिठाया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा। ये अष्टप्रधान की हमने बात कर ली है। अब इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन की बात कर ले और थोड़ी सी और विशेष की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन के ऊपर चलेंगे। तो अष्टप्रधान से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, किस तरीके से आपको समझना है, कौन कौन सा अधिकारी कहाँ कहाँ जा सकता था, कहाँ कहाँ अलाउड था और क्या क्या इनके अधिकार थे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर नौबत को पद को छोड़कर सभी 7 पदों पर ब्राह्मण नियुक्त होते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो है दोस्तों वो युद्ध नहीं लड़ सकता, तो वो सेनापति का कार्य नहीं कर सकता, वो शास्त्र नहीं उठा सकता, मतलब शस्त्र वगैरह नहीं उठा सकता, शस्त्र नहीं चला सकता। इस वजह से सेनापति की पोस्ट पर ब्राह्मण को नियुक्त नहीं किया जाता। तो हमने देखा हम्मीर देव चौहान से हमने रिलेट किया, क्योंकि वो सेना वगैरह में लड़ते थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जो सेना में जो लड़ने जाते थे उसमें पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी सेना का नेतृत्व कर सकते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी सेना का नेतृत्व मतलब छोटी मोटी सेना का मतलब सेनापति तो नहीं दोस्तों, मतलब कहीं पे अगर इमरजेंसी में अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए तो तब आपको सेना का नेतृत्व करना पड़ जाता, मतलब अनिवार्य नहीं था कि आपको सभी को सेना का नेतृत्व करना ही है। मतलब कभी भी कहीं इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आपको सेना का नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों जो पंडित राव और न्यायाधीश है, अब ये दोनों तो दोस्तों आपके सिविल अधिकारी हैं, आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये मतलब सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेनापति पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी, कौन कौन दोस्तों, सेनापति पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी शाही आदेश और संधि पर हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों शाही आदेश क्या होगा, किसी भी प्रजा में कोई रूल रेगुलेशन लागू किया उसकी जानकारी, कहीं भी कोई दूसरे शासक के पास कोई अधिकार कोई सा पत्र पहुंचा दिया, शाही आदेश। या संधि प्रस्ताव जो होता है दो राज्यों के मध्य युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात जो कोई संधि हुई तो उन संधि के ऊपर हस्ताक्षर करना है। तो दोस्तों 3 अधिकारियों को छोड़कर, किस किस को, सेनापति पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर, ये तीनों डिफरेंट है दोस्तों। आप देख सकते हो सेनापति सेना का काम कर रहा है, पंडित जी अपने मंदिर दान विभाग का कार्य कर रहे हैं और न्यायाधीश जो है अपने न्याय विभाग का कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों विभाग बिल्कुल डिफरेंट है, आप समझ सकते हो। तो इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी जो भी अधिकारी होते थे वो सारी शाही आदेश और संधि पर हस्ताक्षर करते थे। ये अनिवार्य था उनका, मतलब 5 अधिकारियों का अनिवार्य था, 3 अधिकारियों का नहीं करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक अलग से एक अधिकारी होता है, ये चिटनीस। तो ये चिटनीस जो होता है दोस्तों, ये छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति जो भी होता था उसका निजी सचिव होता है। जैसे कि हमने देखा है दोस्तों, सीएम के निजी सचिव होते हैं, और इसके बाद क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव होते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर होते हैं उन सभी के निजी सचिव होते हैं। तो इस तरीके से जो 8 सचिव की हमने बात की अष्टप्रधान, उनके अलावा एक निजी सचिव होता था चिटनीस। चिटनीस का क्या कार्य होता है दोस्तों, ये पत्राचार वगैरह ये सारी चीज़ें करता था। और इसके अलावा दोस्तों शिवाजी ने इसकी पोस्ट के ऊपर बालाजी आहुजी को नियुक्त किया था। तो नीराजी आहुजी की हमने देखा था दोस्तों, नीराजी राव जी को हमने न्यायाधीश की पोस्ट पे देखा था, और बालाजी आव जी को हमने चिटनीस की पोस्ट पे देखा था। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, नीराजी राव जी और बालाजी आव जी, इस तरीके से दोस्तों वो राव है और ये आव है, वो नीराजी राव जी है और ये बालाजी आव जी है। तो ये चिटनीस है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो सारे नौबत को छोड़कर सभी ब्राह्मण होते थे। पंडित राव न्यायाधीश को छोड़कर दोस्तों सेना का नेतृत्व कर सकते थे। सेनापति पंडित और न्यायाधीश को छोड़कर सभी शाही आदेश और जितने भी जो भी संधियाँ वगैरह होती थी उन पर हस्ताक्षर करते थे। और चिटनीस जो था छत्रपति का निजी सचिव था। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रांतीय प्रशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय प्रशासन में अगर बात करें तो मराठी के जितने भी जो भी साहित्य वगैरह अभिलेख वगैरह जो होते थे उनमें प्रांतों को स्वराज कहा जाता था। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि छत्रपति का स्वराज और मराठा स्वराज, इस तरीके की बातें देखने को मिलती है। तो वो स्वराज जो होते थे ये प्रांतों को कहा जाता था। स्वराज का मतलब वो स्वराज नहीं है जो हम आधुनिक भारत में जो आंदोलन वगैरह होते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि भाई हमें स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। तो स्वराज का मतलब स्वशासन होता था। मगर मराठा प्रशासन में स्वराज जो बोला जाता था प्रांत को बोला जाता था। जैसे कि हमने प्रांतों को कहीं पे राष्ट्रिक देखने को मिला, कहीं पे राष्ट्र देखने को मिला, कहीं पे जो है
एकता देखने को मिला, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती थी दोस्तों। तो यहाँ पे जो है प्रांतों को स्वराज बोला गया। और प्रांत कितने थे मराठा प्रशासन में दोस्तों, जो शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें 4 प्रांतों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 प्रांत में दोस्तों आपका उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण, इस तरीके के 4 प्रांत देखने को मिल जाते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए यहाँ पे। तो 4 प्रांत हैं यहाँ पे, ये देख लिया हमने। इसके बाद दोस्तों प्रांत का जो प्रमुख होता था, जैसे कि अब यहाँ पे केंद्र में तो आपका शिवाजी बैठ गए, अब यहाँ पे कोई सा एक प्रांत है, इस प्रांत का जो प्रमुख होता था दोस्तों, इसको तो प्रांत को स्वराज कहा जा रहा है, मगर इस प्रांत पे जो कोई अधिकारी बिठाया जाता था, जैसे किसी भी अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था जो प्रांत का प्रमुख होता था, उसको सरकारकून या मुख्य देश, सरकारकून या मुख्य देश कहा जाता था दोस्तों। मुख्य देशाधिकारी, या तो उसे सरकारकून कहा जाएगा या मुख्य देशाधिकारी कहा जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों में से कोई भी अगर एक एग्जाम में आए आपसे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और लगा देना है दोनों में से एक कोई भी। इसके बाद दोस्तों प्रांत जो होते थे, स्वराज जो थे, इनको और डिवाइड किया गया था। जैसे कि ये प्रांत है, अब ये प्रांत के अंदर आपको यहाँ पे महल देखने को मिलेगा। तो महल क्या होता था दोस्तों, ये जिला की तरह इकाई होती थी, जिस तरीके से हमने जिला, सरकार वगैरह ये सारी चीज़ें देखी थी। इसके अलावा दोस्तों ये जो महल होते थे, ये महल प्रांतों का विभाजन महलों में किया गया था। तो महल जो है एक जिला के लेवल की एक इकाई थी। और महलों के अंदर जो अधिकारी होता था दोस्तों, ये तरफदार, एक या तो महलदार होता था या तरफदार होता था। तो जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों, प्रांत का जो प्रमुख है ये सरकारकून है, तो महल का जो अधिकारी होगा वो महलदार या तरफदार होगा। तो ये दोनों अधिकारी हमने देख लिया। अब महल का जो विभाजन किया गया दोस्तों, यह आपका परगना में किया गया। तो परगना कौन से लेवल की इकाई हो गई है? परगना जो हो गई है दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल की इकाई हो गई है, ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो इस तरीके की इकाई देखने को मिली। अब ये जो परगना है, परगने का जो प्रमुख होता था ये मामलातदार कहलाता दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले प्रांत का प्रमुख देखा, तो प्रांत का प्रमुख सरकारकून है। फिर उसके बाद महल का प्रमुख देखा तो महलदार है। और परगना आ गया तो परगने का प्रमुख मामलातदार है। अब दोस्तों परगने के अंदर भी एक छोटी सी छोटी इकाई देखने को मिलती थी। एक तो था दोस्तों कमविसदार और एक था आपका मौज। तो हम मौज की बात कर ले तो मौज जो होता है दोस्तों, जैसे कि मौजा ग्राम, मौजा वगैरह ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। मौजा ग्राम इस तरीके से बोलते हैं गाँवों को। तो जो मौज होता है दोस्तों, वो ग्राम होता था, मतलब ये गांव लेवल के अधिकारी होते थे दोस्तों। मौजा मतलब इकाई है गांव लेवल की, और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो पाटिल होता था। इसी तरीके से दोस्तों 2-3-4 गांवों को मिलाकर एक अधिकारी को भी बिठाया जाता था, वो कमविसदार कहलाता था। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले तो प्रांत है, इस प्रांत का प्रमुख हो गया दोस्तों सरकारकून। फिर उसके बाद दोस्तों एक इसमें महल आ जाएगा। महल क्या है दोस्तों? जिला। जिला का प्रमुख कौन है? महलदार या तरफदार। फिर उसके बाद परगना आ जाता है। तो परगना कौन है दोस्तों? ये तहसील लेवल की इकाई है। तो तहसील का कौन है दोस्तों? मामलातदार। फिर इसमें आ जाता है गांव। अब गांव लेवल का अधिकार है 200। पाटिल जो है मौज जो है ग्राम लेवल की इकाई है, जिसका प्रमुख पाटिल कहलाता है। अब 3-4 ग्राम हो गए दोस्तों, ये 3 ग्राम हो गए। इन 3 ग्रामों का जो प्रमुख कहलाएगा वो कमविसदार कहलाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार और देख लेते दोस्तों, मराठी अभिलेखों में प्रांतों को स्वराज कहा गया है। और साम्राज्य का विभाजन जो है 4 प्रांतों में किया गया है। ये 4 प्रांत आप बुक के अंदर देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे किस किस अधिकारियों को यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया था, ये भी आप थोड़ा सा देख के चले जाना। इसके बाद दोस्तों प्रांतों का प्रमुख सरकारकून या मुख्य देशाधिकारी कहलाता था। और महलों का, प्रांतों का विभाजन यानी कि जिला लेवल पर जो इकाई थी वो महल थी, इसका प्रमुख महलदार या तरफदार था। परगना दोस्तों आपकी ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल की इकाई थी, जिसका मामलातदार था। और मौज जो था ये ग्राम लेवल की इकाई थी, जिसका प्रमुख पाटिल था। अब 3-4 ग्रामों को मिलाकर दोस्तों एक कमविसदार नामक अधिकारी को बिठाया जाता था। तो ये हमने प्रांतीय प्रशासन को समझ लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब दुर्ग प्रशासन की बात कर लेते हैं। दुर्ग प्रशासन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शिवाजी ने जितने भी जो भी अपना साम्राज्य फैलाया है, साम्राज्य फैलाने के पश्चात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताकत थी, जिससे शिवाजी के राजस्व को, शिवाजी का साम्राज्य को सबसे ज़्यादा जो शक्ति मिलती थी, वो दुर्ग के माध्यम से, किलों के माध्यम से ही मिलती थी। सबसे ज़्यादा जो है किलों को टारगेट किया जाता था। जैसे कि राजनीतिक, अगर आपको अपने साम्राज्य को फैलाना है या साम्राज्य का विस्तार करना है, तो दुर्ग का निर्माण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या दुर्ग के ऊपर कब्जा करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिवाजी ने भी कई सारे दुर्गों को, कई सारे किलों को जीता था, खास करके मुगल से
और जो दक्षिणी राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी से काफ़ी ज़्यादा दुर्गों को छीना था इन्होंने। तो दोस्तों शिवाजी के पास किलों की अगर संख्या की बात करें तो 250 के लगभग थी। ये आंकड़ा मतलब थोड़ा बहुत 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से मतलब 250 के आसपास का जितना भी जो भी आपका ऑप्शन में देखने को मिले वो आप करेक्ट कर देना। ये हमने बुक के माध्यम से यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो ये आप करेक्ट कर लेना। तो 250 जो है दुर्ग थे, शिवाजी का जो साम्राज्य था उसके अंदर 250 दुर्ग देखने को मिलते हैं, और किले ही शिवाजी की शक्ति का प्रमुख स्रोत थे। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, शिवाजी का जो शक्ति थी उसका प्रमुख स्रोत क्या था? तो एक तो मराठा सेना थी, और मराठा सेना के द्वारा क्या जीता जाता था? किलों को जीता जाता था। अब दुर्ग प्रशासन की अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि ये दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर कितने अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था दोस्तों? जैसे कि दुर्ग के आसपास की जितनी भी जो भी जमीन वगैरह जो भी है, या दुर्ग के अंदर जितनी भी जो भी व्यवस्था, इन सारी देखने के लिए कुछ अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। तो किन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था दोस्तों? हवलदार, ये सेना का अधिकारी होता था, मतलब ये सेना का मतलब थोड़ा नीचे लेवल का अधिकारी होता था। सब नवीस जो है वहीं का महल का अधिकारी होता था। सर ए नौबत, ये सारे नौबत जो होता था दोस्तों ये सेनापति होता था। तो ये तीनों जो अधिकारी होते हैं ये संयुक्त मतलब इनकी जिम्मेदारी होती थी। मतलब ये कोई भी मतलब सिंगल नहीं होते थे, ये तीनों के ऊपर मतलब बराबर बराबर जिम्मेदारी होती थी। इस किले के बारे में पूरी व्यवस्था देखना, किले की पूरी जिम्मेदारी, किले के बारे में जितना भी जो भी प्रशासन है वो इनको देखना रहता था। तो 3 अधिकारी कौन कौन है दोस्तों? हवलदार, सब नवीस और सर ए नौबत। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इन 3 अधिकारियों को बिल्कुल बराबर बराबर जिम्मेदारी दी जाती थी, और ये तीनों जो है किले का प्रशासन को देखते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख दुर्ग की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, मैच करने में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिंगल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दुर्ग किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये बता देते हैं दोस्तों, सिनगढ़ दुर्ग जो था दोस्तों, तानाजी का बलिदान से मतलब दोस्तों, जो तानाजी मूवी अगर आपने थोड़ी बहुत देखी होगी, तो तानाजी जो थे शिवाजी के काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ मित्र की तरह कार्य करते थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहादुर थे। तो उन्होंने अपना बलिदान देने के पश्चात दोस्तों सिंहगढ़ दुर्ग को यहाँ से इनसे मुगलों से छीना था। और इसी के देखने को मिलता है दोस्तों कि सिंह आला और गढ़ आला और सिंह गाला, इस टाइप का स्टेटमेंट जो है शिवाजी के द्वारा दिया गया था कि दुर्ग तो हमने जीत लिया है मगर शहर को हमने खो दिया है। तो इसी दुर्ग को जीतने के पश्चात शिवाजी इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। तो तानाजी का जो बलिदान है सिंहगढ़ दुर्ग को देखने को मिलता है दोस्तों। तो सिंहगढ़ दुर्ग को जब जीतते हैं तो तानाजी की मतलब मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे वीर गति को प्राप्त करते हैं इस दुर्ग को जीतने में। इसके बाद दोस्तों पुरंदर की बात कर लेते हैं। तो पुरंदर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मराठा का जो प्रमुख होते हैं, यहाँ पे जो मराठाओं की जो सेना का नेतृत्व करते थे ये मुरारबाजी थे। और यहाँ पे एक युद्ध होता है 1665 64 के समथिंग। तो औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे जय सिंह द्वितीय को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए पहुंचाया जाता है दोस्तों। जय सिंह जाके यहाँ पे आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पुरंदर के ऊपर आक्रमण करके मुरारबाजी को यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध के माध्यम से। फिर इस युद्ध के पश्चात ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगी पुरंदर की संधि देखने को मिल जाती है। तो ये पुरंदर की घटना के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो मतलब मुरारबाजी की जो वीरता की गाथा बताई जाती है वो पुरंदर के युद्ध के जो दुर्ग है उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों सतारा के दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो सतारा का दुर्ग जो है औरंगजेब के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द बना रहा है, क्योंकि यहीं से काफ़ी ज़्यादा इनको मुगलों को परेशान किया जाता था सतारा दुर्ग के द्वारा। सज्जनगढ़ दुर्ग की बात कर ले दोस्तों, तो सज्जनगढ़ दुर्ग जो है ये मराठाओं के जो छत्रपति शिवाजी है, शिवाजी का जो अंतिम समय बीता है लगभग 1 महीने तक इस सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर रहे थे। और ये गुरु रामदास के जीवन से संबंधित था, मतलब गुरु रामदास जो थे इस सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर रहते थे, वो यहीं पे इनका आश्रम था। तो इसी जब शिवाजी की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु से लगभग पहले 1 महीने तक इसी दुर्ग के अंदर रहते थे वो। इसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़ दुर्ग की बात कर ले, तो प्रतापगढ़ दुर्ग जो अफजल खां का वध किया गया है, जैसे आपने देखा दोस्तों इसका नाम जो था, इसका जो एक्चुअल जो रियल नेम था ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में इनका रियल नेम पूछा गया है। तो अफजल खां का जो वध किया जाता है प्रतापगढ़ दुर्ग के अंदर किया जाता है, यह आपको याद रखना है। और अफजल खां का वध तो किया गया है, मगर अफजल खां का जो रियल नेम था यह आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आंसर ज़रूर बताएं अफजल खां का वास्तविक नाम क्या था।
इसके बाद दोस्तों रायगढ़ दुर्ग की बात कर लें तो रायगढ़ का दुर्ग जो था ये शिवाजी का राज्य अभिषेक से रिलेटेड जुड़ा है। तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुए, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, शिवाजी के 2 राज्य अभिषेक देखने को मिलते हैं, एक अप्रैल में, एक सितंबर अक्टूबर में। तो ये दोनों राज्य अभिषेक रायगढ़ दुर्ग के अंदर हुए हैं। पहला राज्य अभिषेक हो जाता है, पहले राज्य अभिषेक के लगभग 7-8 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों निश्चलपुरी के द्वारा जो है ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाते हैं। वो पहला राज्याभिषेक अपने गंगा भट्ट जो वाराणसी के महान पंडित होते हैं उनसे करवाते हैं। तो ये दोनों राज्याभिषेक के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो इनके दुर्ग के बारे में बात कर लिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था थी, तो किस तरीके की शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी इसके ऊपर देख लेते हैं। शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी। तो रैयतवाड़ी क्या होती है दोस्तों, हमने रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इस तरीके की व्यवस्था सारी देख रखी है, महलवाड़ी। तो रैयतवाड़ी के अंदर दोस्तों किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जाता था, मतलब जो लगान वसूली या लगान वसूल करना या टैक्स लेना वो डायरेक्ट किसानों के पास से जाकर लिया जाता था। तो इस तरीके की जो है व्यवस्था देखने को मिलती थी यहाँ पे, मतलब जो ठेकेदारी व्यवस्था इस टाइप की व्यवस्था देखने की नहीं थी। यहाँ पे सैनिक जाते थे डायरेक्ट, जैसे कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर किसान खेती कर रहा है, तो यहाँ पे शासक बैठा है, तो शासक के जो अधिकारी हैं ये डायरेक्ट किसान से जाके जो है लगान वसूल करते थे, ना कि महलों से, ना कि किसी जमींदार वगैरह से। तो डायरेक्ट जाके किसान से लगान वसूल करना ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। और आपको शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है उसके अंदर भी रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो वारेन हेस्टी वो लॉर्ड कार्नवाली, उसके बाद दोस्तों 1820-22 में रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिली थी जो मुनरो था उसके समय। इसके बाद दोस्तों ये जो व्यवस्था थी मलिक अंबर, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, अहमदनगर का जो ये प्रधानमंत्री था मलिक अंबर, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और इन्होंने ही जो है मराठाओं को जो गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति थी उसमें प्रशिक्षण किया था। तो दोस्तों सबसे पहला जो है गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति तो महाराणा प्रताप के द्वारा शुरू की जाती है, मगर दक्षिण के अंदर जो सबसे पहले इसका यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्रयोग करता है वो मलिक अंबर करता है। मलिक अंबर ही जो है मराठाओं को युद्ध की जो है प्रणाली है, छापामार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति, वो मलिक अंबर के द्वारा सिखाई जाती है। तो मलिक अंबर की जो राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था से प्रभावित शिवाजी की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अन्नाजी दत्तो। हमने बात की थी दोस्तों अन्नाजी दत्तो के बारे में, जो आपने देखा था ये सचिव वगैरह थे। तो अन्नाजी दत्तो के माध्यम से भू सर्वेक्षण करवाया जाता है और इनको मराठा टोडरमल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मराठा टोडरमल किसको कहा जाता है, दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, और शेरशाह का जो टोडरमल है वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपको अकबर का टोडरमल वही है जो शेरशाह का है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है। 2 क्वेश्चन का आपको कमेंट्स करके बताना है, एक तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, दूसरा आपको जो अफजल खान है उसका जो वास्तविक नाम है वो आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और ये प्रक्रिया जो जो इन्होंने भू सर्वेक्षण करवाया था उसकी जो प्रक्रिया पूर्ण होती है दोस्तों 1679 में, यानी कि शिवाजी की जो मृत्यु होती है 1680 में जाके शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु से 1 साल पहले ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। और काठी नामक एक स्केल होती है दोस्तों, भूमि पेमाई सेतु दोस्तों, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है रटिक के स्थान पर दोस्तों, रटिक के स्थान पर काठी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ये दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 20 काठी की 1 बीघा बनती है, जैसे कि एक ये चेन होती थी दोस्तों, इसके अंदर मतलब लोहे की जरीब टाइप की होती थी दोस्तों। जरीब के स्थान मतलब ये काठी जो होती है एक लोहे की चेन जैसी होती थी। तो ये जैसे 20 मतलब ये जो 20 काठी का जो एरिया होता था उसको 1 बीघा कहा जाता था, और जैसे 120 बीघा का जो एरिया होता था इसे 1 चावर कहा जाता था। यहाँ पे आपको ये याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और शिवाजी ने किसका प्रयोग किया था दोस्तों, काठी का प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों अगाऊ क्या था दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का हमने जब पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो जो है किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया था। उसने लगभग 70 लाख टंके या 70 लाख टंके जो है किसानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए, अपने बीज वगैरह खरीदने के लिए, अपने मवेशियों को खरीदने के लिए, अपनी कृषि के सुधार करने के लिए किसानों को ऋण प्रदान किया था। उसको जो है तकावी ऋण कहा जाता था। और उसने इसके लिए एक विभाग भी खोला था दोस्तों,
दीवान कोही नामक एक विभाग खोला था जिसके द्वारा ऋण प्रदान किया गया था। तो उसी तरीका का ऋण जो है दोस्तों शिवाजी के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे अगाऊ ऋण कहा जाता है, जो किसानों को बीज और मवेशी खरीदने हेतु प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये ऋण था, ये कोई मतलब एक जो है हेल्प होती है ना, मतलब ये बाद में लिया भी जाता था। तो ये ऋण था, मतलब ये उधार दिया गया था इनको, ये बाद में इनसे लिया जाता था। तो ये अगाऊ ऋण के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। ये तकावी ऋण की तरह ही था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था, उसी तरीके की तरह अगाऊ ऋण था ये। पटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पटेल जो है भू राजस्व वसूलता था। भू राजस्व यानी कि जैसे कि अब यहाँ पे ये ग्राम है, ग्राम का जो अधिकारी है वो पाटिल या पटेल कहलाता था। तो पटेल जो था दोस्तों, ये ग्राम के जितने भी जो भी किसान होते थे, जो मौजें हमने पढ़ी है, तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वो पटेल होता था। तो पटेल जो है किसानों से जाके लगान वसूली करता था, जो एक्चुअल में जो किसान होते थे, जो रियल किसान होते हैं, उनसे वसूली करता था, और वसूली करके अपना राजस्व वसूल करके ये ऊपर के अधिकारी को पहुँचा देता था। फिर वहाँ से वित्त विभाग को पहुँचा दिया जाता था। इस तरीके से दोस्तों ये केंद्रीय विभाग तक ये पहुँच जाता था। तो पटेल का कार्य क्या होता था दोस्तों, ये राजस्व को वसूल करते हैं, जो लगान होती है, जो टैक्स होता है, उसको वसूल करते थे। और ये पद जो था दोस्तों वंशानुगत था और हस्तांतरणी, मतलब हस्तांतरणी क्रिया से मुक्त युक्त था, मतलब इनको बदला भी जा सकता था, मगर ये वंशानुगत था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुलकर्णी की अगर बात करें, तो कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। कुलकर्णी भी जो था दोस्तों, ये नीचे लेवल का जो गांव लेवल का अधिकारी था। तो ये क्या करता था दोस्तों, जो लिखा पढ़ी का जो कार्य होता था, जैसे कि पटेल हो गया और एक कुलकर्णी हो गया। तो पटेल का काम है राजस्व को वसूली करना, मगर कुलकर्णी का कार्य ये है दोस्तों, कितना राजस्व वसूल किया गया है, कितना बकाया है, किससे कितना वसूल करना है, किस तरीके से वसूल करना, इन सारी की जो कागजात की जो कार्यवाही होती है, लिखा पढ़ी का जो कार्य होता है, वो कुलकर्णी के द्वारा किया जाता था। इसके बाद दोस्तों 12 अलूटे और 12 बलूटे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये शिल्पी होते थे, ये केंद्र की तरफ से भी नियुक्त होते थे, और दोस्तों ग्रामीण जो है वर्ग की तरह ग्राम की जो सेवा करते थे, उनमें मतलब 12 तरह के एक शिल्पियों को शामिल किया जाता था। 12 अलूटे 12 बलूटे, तो ये दोस्तों ग्रामीण सेवक होते थे, वे ग्राम की सेवा करते थे। इसके अंदर दोस्तों शिल्पकारों को शामिल किया जाता था। ये मतलब सरकारी तौर पर ये शिल्प का कार्य करते थे, मतलब किसी का कुछ भी सामान बनाना, लकड़ी का बनाने वाला, लोहे का बनाने वाला, इस तरीके के मतलब 12 शिल्प होते हैं, 12 शिल्पकार होते हैं। उनके समूह को 12 अलूटे 12 बलूटे कहा जाता था, मतलब 2 तरह के समूह थे। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों, अगाऊ की बात कर ली, जो तकावी ऋण की तरह कार्य करता था। पटेल की देख लिया हमने, भू राजस्व वसूलता था। कुलकर्णी लिखा पढ़ी का कार्य करता था। 12 अलूटे 12 बलूटे हमने देख लिए। इसके बाद शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस तरीके से थी, मतलब किस तरीके से इन्होंने टैक्स लगाया था, किस तरीके से टैक्स वसूल करते थे, और क्या क्या इनके इनकम के सोर्स थे, क्या क्या इनके आय होती थी, कहाँ से इनकी आय होती थी। तो ये हम देख लेते हैं दोस्तों। शिवाजी का कर जो था, नगद और वस्तु दोनों रूप में प्राप्त किया जाता था दोस्तों। तो नगद भी किया जाता था और वस्तु के रूप में, यानी कि फसल वगैरह, अनाज वगैरह के रूप में, इस तरीके से भी दोस्तों ये राजस्व वसूल किया जाता था। इसके बाद दोस्तों शिवाजी ने प्रारंभ में 33% कर लिया, फिर उसके बाद दोस्तों इनका जो है कर बढ़कर 40% हो जाता है। और जब 40% बढ़कर होता है, 33% होता है, इन दोनों के बीच में दोस्तों 40 प्रकार के करों को भी हटाया जाता है। मतलब कर हटाने के पश्चात दोस्तों राजस्व को बढ़ा दिया जाता है। तो एक तरफ से तो कर हटाया गया है और दूसरा राजस्व बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि हमारे ये जो GST वगैरह ये चीज़ें लागू की गई है, तो उसमें भी कई सारे नए टैक्सों को हटा दिया गया, मगर नए टैक्सों को हटाने के बाद दोस्तों कई सारे टैक्सों को बढ़ा दिया जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों एक गोलमाल वाली चीज़ें होती है कि एक तरफ से हटा दो, दूसरी तरफ बढ़ा दो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे कम कर दिया, हमारे यहाँ पे बढ़ा दिया, उनको पता ही नहीं चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि 33% से 40% कर बढ़ा दिया गया है, मगर यहाँ पे 40 प्रकार के कर को हटाने के बाद 7% का कर बढ़ा दिया जाता है। वो भी अंतिम, मतलब लास्ट टाइम में ये बढ़ाया जाता है। इसके बाद दोस्तों शिवाजी के राजस्व प्रशासन में सर्वाधिक जो आलोचना की गई थी, वो एक फ्रायर नामक एक विदेशी लेखक है, जिन्होंने अपना साहित्य लिखा है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब आलोचना की है शिवाजी के बारे में। इनको शायद दक्कन की एक टांग वगैरह ऐसा इस टाइप का भी एक स्टेटमेंट इनके बारे में देखने को मिलता है। तो फ्रायर ने जो है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है और इन्होंने आलोचना की है। इसके बाद दोस्तों शिवाजी भूमि के पुश्तैनी अधिकारी मिराजदारों पर कड़ी निगरानी रखते थे। तो मिराजदार कौन होते थे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मिराजदार जो होते थे ये पुश्तैनी अधिकारी होते थे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मिराज जो होती है, मिरास ये अरबी, ये फारसी शब्द है। मिरास का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि
ये पिता की संपत्ति है। अब पिता की संपत्ति के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो इस संपत्ति के अंदर बंटवारा होता है, मतलब उसके जो पुत्र होते हैं तो पुत्रों को जो बंटवारा होता है, पुत्रों को जो वो संपत्ति मिलती है उस संपत्ति को मीरास बोला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पुश्तैनी अधिकारी मतलब जो अपने बाप दादाओं से, अपने जो पूर्वजों से जो अधिकार मिलते आ रहे थे, जो ज़मीनें वगैरह जो भी अधिकार थे वो मिलते आ रहे थे, वो सारे अधिकार जो अधिकार थे जब इनको मिल जाते थे तो इनको मिरासदार कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिरासदार वो लोग थे, तो इनके ऊपर शिवाजी के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती थी। इसके बाद हम कर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। शिवाजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कर है, एक तो चौथ और एक सरदेश मुखी। तो इन दोनों करों के ऊपर बात करेंगे। तो चौथ कर की अगर बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम भी अभी जो अपना फरवरी वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर चौथ कर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था। हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी सभी तरह के एग्जाम में चौथ वाला कर पूछा जाता है। तो शिवाजी का जो आय का जो मुख्य स्रोत था दोस्तों ये चौथ और सरदेश मुखी था। और चौथ और सरदेश मुखी को दोस्तों खानदानी भी कहा जाता था। तो इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है, ये खानदानी नाम देखने को मिलता है। अगर चौथ कर की अगर बात करें दोस्तों तो इसको खानदानी भी कहा जाता था, मतलब इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है खानदानी। तो क्या है दोस्तों, शिवाजी का जो प्रमुख राजस्व का जो मतलब जिससे जो इनकम का जो सोर्स था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स था वो चौथ और सरदेश मुखी था, और चौथ को खानदानी भी कहा जाता था। ये चौथ और सरदेश मुखी जो किससे वसूल किया जाता था ये आपको याद रखना है। ये राज्य के अपनी आय का चौथा हिस्सा, मतलब जैसे कि ये मतलब मराठा राज्य है, इसके बगल में ये दूसरा राज्य है, मतलब दूसरे राज्य का मुगल है या कोई दक्षिण का दूसरे राज्य की भूमि है, तो इसके ऊपर आक्रमण करते थे। इस आक्रमण करने के पश्चात दोस्तों, इन आक्रमण करने के पश्चात यहाँ के जो राज्य का जो प्रमुख होता था या राज्य का जो शासक होता था उससे ये चौथ नामक कर वसूल करते थे। चौथ नामक कर किस एवज में वसूल करते थे, मतलब किस बात को लेकर, किस गारंटी को लेकर ये वसूल करते थे, मतलब ये वसूल करते टाइम पे इनसे यूँ बोलते थे अगर हमें चौथ नामक कर दे दिया तो हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे, और आपके राज्य में जो लूट मार वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इसकी वजह से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब आपको अब लूट मार नहीं करेंगे, बस आपको टैक्स देना है। टैक्स कितना देना है दोस्तों, जैसे कि संपूर्ण राज्य की आय है 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का जो चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 250 रुपये, तो चौथाई हिस्सा आपको चौथ के रूप में प्रदान करना है। यहाँ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो पड़ोसी राज्य होते थे इन पड़ोसी राज्यों से ये चौथ वसूल किया जाता था, तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये जो राज्य अपनी आय का चौथा हिस्सा कर के रूप में देता था वो मराठा लूटमार से ये मुक्त रहता था। और रानाडे ने जो इस चौथ कर को जो वसूल किया जाता था इसके बारे में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। रानाडे ने चौथ की तुलना वेले जली की सहायक संधि से की है, क्योंकि वेले जली ने भी अपने जो सहायक जो बफर स्टेट थे या जो सहायक स्टेट थे उनके ऊपर अपनी सेना को रख दिया जाता था और उन सेना से राजस्व वसूल किया जाता था और अपनी सेना का भरपाई के लिए उनसे पैसा वसूल करता था। तो इस तरीके की चीज़ें मराठा प्रशासन में जो शिवाजी के द्वारा भी की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रानाडे ने ही इसकी तुलना वेले जली की सहायक संधि से की, और रानाडे ने ही शिवाजी की तुलना नेपोलियन से की है। ये भी हमको देखने को मिलता है, ये भी एक स्टेटमेंट आता है, शिवाजी की जो तुलना नेपोलियन से की है वो महादेव गोविंद रानाडे ने की है। इसके बाद दोस्तों, जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली की जाती थी उनको मुगलई कहा जाता था। जैसे कि अब ये क्षेत्र है, कि इस क्षेत्र से ये चौथ वसूल कर रहे हैं तो इस क्षेत्र को मुगलई कहते थे दोस्तों। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुगलई किसे कहा जाता था दोस्तों, तो मुगल एरिया नहीं था जहाँ से चौथ वसूल की जाती थी उसको मुगलई कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसी तरीके का जो कर था दोस्तों गुजरात के अंदर भी देखने को मिलता है। तो गुजरात के जो शासक होते थे वो बंट नामक एक कर वसूल करते थे। और दूसरा जो सिख राज्य, जैसे कि हमने देखा दोस्तों सिख जो राज्य हुआ है, जैसे कि दिलीप सिंह वगैरह, राजा रणजीत सिंह वगैरह, और जो अदर जो भी छोटे छोटे सिख राज्य थे वो सारे राखी प्रणाली को फॉलो करते थे। तो राखी प्रणाली भी यही था, मतलब दूसरे गांव से, दूसरे स्टेट से जो दूसरा जो अपने मतलब अधीन नहीं था, दूसरे राज्य जो अधीन नहीं थे उनसे राखी प्रणाली के रूप में वहाँ से कर वसूल करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों यहाँ पे, शिवाजी आय का प्रमुख स्रोत क्या था, चौथ और सरदेश मुखी था, और चौथ को खानदानी भी कहा जाता था। जो राज्य की आय का चौथाई हिस्सा था और जो ये हिस्सा देता था उसे मराठा लूटमार से ये बच जाता था। रानाडे ने इस चौथ की तुलना किससे की है, वेले जली की सहायक संधि से की है। जिन क्षेत्रों से चौथ वसूल किया जाता था उसे मुगलई कहा जाता था, और गुजरात में भी बंट नामक कर लिया जाता था, और राखी प्रणाली जो है सिख के द्वारा, जो राज्य था सिख राज्य उसके द्वारा राखी प्रणाली को फॉलो किया जाता था, उसमें भी इसी तरीका का सिस्टम देखने को मिलता है।
अब चौथ का विभाजन देख लेते दोस्तों। चौथ का जो विभाजन होता है, अब चौथ का विभाजन हम देख लेते दोस्तों किस तरीके से विभाजन देखने को मिलता है। और एनटीए यूजीसी नेट का जो फरवरी वाला एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी का क्वेश्चन पूछा गया था कि किन किन को चौथ के अंदर शामिल किया जाता था, मतलब चौथ का विभाजन किस तरीके से किया जाता था। अब चौथ का विभाजन दोस्तों, जैसे कि अब ये इस क्षेत्र से यहाँ से 100 रुपये इन्होंने चौथ कर वसूल किए हैं। अब इस 100 रुपये जो वसूल किए हैं, जैसे कि एक और स्टेप मतलब थोड़ा सिंपल वे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये राज्य है, इस राज्य से इन्होंने 1,000 रुपये का, ये इस राज्य की आय है, इस आय का चौथा हिस्सा कितना बना है दोस्तों, 250 रुपये। 250 रुपये इन्होंने चौथ वसूल कर लिया है। अब इस 250 रुपये को किस तरीके से डिवाइड करना है ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो चौथ कर को 4 भागों में बांटा जाता था। कितने भागों में बांटा जाता था, 4 भागों में बांटा जाता था। 4 भाग कौन कौन से दोस्तों, बबती, साहोत्र, नाटगुंडा और मोकास। तो दोस्तों ये 4 भाग थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब 4 भागों में किस तरीके से दोस्तों, बबती जो था ये 250 रुपये जो आए हैं दोस्तों, 50 रुपये जो आए हैं दोस्तों, इनके जो 25% भाग जो था ये राजा के पास चला जाता था। फिर उसके बाद सहोत्र नामक एक भाग निकाला जाता था, जिसमें 6 भाग पंत जो होते थे, पंत सचिव वगैरह जो होते थे उनके लिए निकाल दिया जाता था। और नाटगुंडा के जो हिस्सा था इसमें 3% था। और मोकस जो सबसे बड़ा भाग था दोस्तों, ये मराठा सरदारों को दिया जाता था। जो मराठा सरदार इनको मतलब वसूल करते थे, जो मराठा सरदार जो वहाँ पे अपॉइंट होते थे, उनको 66% भाग दिया जाता था। तो ये आपको याद रखना है। इस चारों भागों में जो सबसे बड़ा भाग था वो मोकस नामक जो भाग था वो सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा जो भाग था ये नाटगुंडा नामक भाग था। तो ये चारों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है इन चारों भागों को। इसके बाद हम सरदेशमुखी की बात कर लेते हैं। सरदेशमुखी भी ये उसी राज्य से उगाया जाता है जहाँ से हमने देखा कि चौथाई हिस्सा उगाया जाता था। तो वहीं से जो आय थी उस आय का भू राजस्व का 10% भाग लिया जाता था। यह पड़ोसी राज्य के उन भू राजस्व का 10% लिया जाता था। मतलब जो यहाँ पे 100 रुपये अगर इनकम है इनकी, तो 100 रुपये का 10% यहाँ से वसूल किया जाता था। और कर वसूली के अधिकारी देख लेते हैं। अब कर वसूली के कौन कौन से अधिकारी हैं, कर वसूली के जो प्रमुख अधिकारी हैं देख लेते हैं कौन कौन से जो कर वसूली के अधिकारी थे। एक अधिकारी देखने को मिला है दोस्तों कमविसदार। तो कमविसदार जो था ये चौथ वसूली, मतलब जो चौथ कर होता था चौथ कर को वसूल करता था। दूसरा था गुमास्ता। गुमास्ता सरदेशमुखी को वसूल करता था। तो कमविसदार कौन वसूल करता था दोस्तों, ये चौथ कर को वसूल करता था। गुमास्ता कौन था दोस्तों, ये सरदेशमुखी को वसूल करता था। गुमास्ता को हम एजेंट भी देखने को मिलता है। डच कंपनी या जो पुर्तगाली कंपनियां थी वो गुमास्ता अधिकारियों को देखते हैं, तो वो एजेंट टाइप के होते थे। तो गुमास्ता सरदेशमुखी को वसूल करते थे। तो ये कन्फ्यूजन होना है। और नोट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में मराठों ने चौथ तथा सरदेशमुखी को वसूल की मांग नहीं की। यहाँ से मामलात यानी कि खराज को वसूल किया जाता था। खराज क्या होता है दोस्तों, जो ज़मीन से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसको खराज कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मतलब ना तो चौथ वसूल की ना सरदेशमुखी वसूल की। यहाँ से जो भू राजस्व था वो भू राजस्व को कहा जाता है दोस्तों खराज। तो खराज वसूल किया जाता था राजस्थान से। और राजस्थान में भी जो अजमेर वाला जो हिस्सा था दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा इनके अधीन था। मतलब एक अजमेर वाला ही जो रीजन था, अजमेर वाला ही जो क्षेत्र था वो मराठा प्रशासन के अधीन था। बाकी पूरा राजस्थान देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख ले दोस्तों, सरदेशमुखी 10% भाग से लिया जाता था। कमविसदार जो है चौथ वसूल करने वाले अधिकारी थे। गुमास्ता जो थे ये सरदेशमुखी वाले अधिकारी थे। और राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी वसूल न कर यहाँ से खराज को वसूल किया जाता, जिसको मामलात कहा जाता था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम शिवाजी की सैन्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। शिवाजी की जो सेना होती थी उसे पाइक कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिवाजी की सेना क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। पैदल सेना को क्या कहा जा पैदल सेना की अगर बात करें दोस्तों, तो पैदल सेना के अंदर सप्त हजारी, दोस्तों ये सख्त नहीं है, ये सप्त हजारी और नायक पैदल सेना के भाग थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारी जो अश्व सेना होती है उसके अंदर पंच हजारी होता था, सप्त हजारी देखने को नहीं मिलता है। उसके अंदर पंच हजारी के बाद डायरेक्ट सरे नौबत होता है। मगर जो पैदल सेना होती है उस पैदल सेना के अंदर सप्त हजारी भी देखने को मिलता था। तो उसका भी विभाजन हम देखेंगे, देखते किस तरीके से उसकी पूरी क्रोनोलॉजी बनी हुई है, उसका हमने लगा रखा है आगे। तो पैदल सेना के अंदर सप्त हजारी और नायक, तो ये दो नए 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 बिल्कुल जो अधिकारी हैं ये पैदल सेना के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये नायक वाला जो अधिकारी है दोस्तों ये पैदल सेना के अंदर देखने को मिलता है, जो 9 सैनिकों का प्रमुख होता था। तो 9 सैनिकों का प्रमुख कौन होता था दोस्तों, नायक होता था। और सप्त हजारी जो होता है दोस्तों हम देखेंगे 7,000 सेनाओं के ऊपर प्रमुख, मतलब हजारी सेनाओं के ऊपर मतलब 7,000 सेना का प्रमुख सप्त हजारी होता था। हालांकि जो हमारी अश्व सेना होती है उसके अंदर आपको पंच हजारी देखने को मिलेगा, मगर नायक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सप्त हजारी और नायक आपको घुड़सवार सेना में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये दो नई चीज़ें देखने को मिली है।
इसके बाद अश्वरोही सेना की बात कर लें दोस्तों, तो अश्वरोही सेना को दो तरीके से देखने को मिलता। एक तो आपको बरगीर देखने को मिलती है, बरगीर और पागा। तो पागा जो थे दोस्तों ये पैदल सेना नहीं थी, पागा जो थे घुड़सवार सेना थी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है और बहुत सारे लोग पागा को पैदल सेना लगाकर आ जाते हैं। तो पागा जो थे दोस्तों ये आपके घुड़सवार सेना थे, घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बरगीर और सिलेदार दो तरह की सेना थी। तो बरगीर और सिलेदार में क्या अंतर था? तो बरगीर के अंदर जो सेना होती थी ये नियमित, यानी कि जो राजा की जो नियमित सेना होती है, शाही घुड़सवार सेना, उसको बरगीर कहा जाता था। और इसमें जो सेना के जो शस्त्र होते थे, अस्त्र होते थे और जो वस्त्र होते थे, मतलब पहनने का और लड़ने का, भाला वगैरह, घोड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती थी ये सारी राज्य की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बरगीर को जो है राज्य की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र, घोड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें। मगर जो सिलेदार होती थी, ये सिलेदार को जो है अस्थायी सेना होती थी, मतलब ये नियमित सेना नहीं होती थी। और इनको ये सारी चीज़ें जो अस्त्र शस्त्र वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी ये खुद की होती थी, मतलब खुद का घोड़ा होगा, खुद की तलवार होगी, खुद का भाला होगा, खुद की ड्रेस होगी, ये सारी चीज़ें खुद की, मतलब स्वयं की होती थी। और इन सारी चीज़ों की वजह से इनको थोड़ा वेतन ज़्यादा दिया जाता था। इनको वेतन इसीलिए ज़्यादा दिया जाता था क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वयं की लेकर आते थे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेदार जो होता था ये स्वयं से लेकर आता था, बरगीर जो आता था ये राजा की तरफ से मिल जाता था। इनको जो वेतन जो दिया जाता था दोस्तों, नगद दिया जाता था। और सरंजाम भूमि, एक सरंजाम जो भूमि दोस्तों सेवा भूमि भी होती है, सरंजाम के रूप में भी दिया जाता था। तो ज़्यादा मोस्टली जो छोटे छोटे अधिकारी होते थे उन सभी को नगद रूप में जो है वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, देख लेते एक बार। पाइक जो है सेना को कहा गया है, पैदल सेना के अंदर सप्त हजारी और नायक देखने को मिल जाता है। नायक जो नौ सैनिकों का प्रमुख होता था। अश्वरोही सेना के अंदर बरगीर जो राज्य की तरफ से सारी व्यवस्थाएं मिलती थी उसे बरगीर कहा जाता है। सिलेदार जिसे कहा जाता है जो स्वयं से सारी चीज़ लेकर आता था और इनको वेतन ज़्यादा दिया जाता था। वेतन की अगर बात करें तो नगद और सरंजाम दिया जाता। नगद मतलब नगद केस में इनको सैलरी दी जाती थी। और बड़े जो अधिकारी होते थे जैसे सप्त हजारी और बड़े जो सरे नौबत वगैरह जो बड़े लेवल के अधिकारी होते थे इनको सरंजाम दिया जाता था। तो ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेना के विभाजन को देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ यहाँ पे पैदल सेना दी गई है, दूसरी तरफ अश्वरोही सेना दी गई है। तो हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों सप्त हजारी और नायक। तो देख सकते हो आप दोस्तों, एक ये सप्त हजारी है और यहाँ पे ये नायक है। तो ये दोनों जो पोस्ट है ये आपको पैदल सेना में देखने को मिल रही है, घुड़सवार सेना में नहीं मिल रही है। तो इनका जो विभाजन है, पहले हम पैदल सेना को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नायक होता है। तो नायक जो होता है दोस्तों 9 पैदल सैनिकों का प्रमुख होता है। फिर उसके ऊपर हवलदार होता है, फिर उसके बाद जुमलादार होता है, फिर उसके बाद एक हजारी होता है। एक हजारी का मतलब दोस्तों 1000 सेना, मतलब 1000 सैनिक इसके अंदर होते थे। फिर उसके ऊपर पंच हजारी होता है, फिर उसके ऊपर 7 हजारी होता है, फिर उसके ऊपर सरे नौबत जो सेनापति होता है। तो सरे नौबत को सेनापति कहा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और देख लेते हैं, नायक, हवलदार, जुमलादार, एक हजारी, पंच हजारी, सप्त हजारी और सरे नौबत। फिर उसके बाद अगर हम घुड़सवार सेना की बात करें तो घुड़सवार की जो रैंक स्टार्ट हो रही है, जहाँ से अधिकारी होते हैं दोस्तों, हवलदार से स्टार्ट होती है। तो हवलदार के अधीन कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे नायक के अधीन 9 होते थे, तो हवलदार के अधीन यहाँ पे 25 अश्वरोही यानी कि 25 घोड़े वाले सैनिक इसके अधीन होते थे। फिर उसकी भी रेंज इसी तरीके से थी दोस्तों, हवलदार से जुमलादार, फिर एक हजारी, फिर पंच हजारी। पंच हजारी के बाद डायरेक्ट सरे नौबत है, यहाँ पे सप्त हजारी नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ पे नहीं है दोस्तों, एक तो सप्त हजारी नहीं है और एक नायक नहीं है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे हटाना है, एक तो सप्त हजारी और नायक, ये अश्वरोही सेना के अंदर देखने को नहीं मिलता थी। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, सप्त हजारी और नायक आपको घुड़सवार सेना के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। हवलदार से स्टार्ट होती है, यहाँ हवलदार, यहाँ भी हवलदार, यहाँ भी हवलदार, यहाँ भी जुमलादार, यहाँ भी जुमलादार, यहाँ भी एक हजारी, यहाँ भी एक हजारी, यहाँ भी पंच हजारी, यहाँ भी पंच हजारी। मगर यहाँ पे डायरेक्ट सरे नौबत, यहाँ पे सप्त हजारी नहीं है, यहाँ पे सप्त हजारी नहीं मिलता है। मगर यहाँ पे जो पैदल सेना है यहाँ पे सप्त हजारी मिलता है और यहाँ पे नायक मिलता है, यहाँ पे नायक नहीं है। तो ये दोनों अधिकारी जो है नए हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है आप कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
इसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल बने रहे और कई सारे वीडियो जो इंपॉर्टेंट एनटीए यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर कई सारे वीडियो जो डले हुए उनको आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो लास्ट एग्जाम हुआ था हमारा फरवरी में, वहाँ से पूछे गए थे लगभग 17 क्वेश्चन। उस समय जो वीडियो डली हुई थी लगभग 30-35 वीडियो डली थी उस समय, वहाँ से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार तो लगभग ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।